गोवा का मडगांव इलाका, जिसकी निगहबानी खुद विशाल समंदर करता है, आज आधी रात को समंदर की लहरों की आवाज इस खामोश रात को और रहस्यमयी बना रही थी। समंदर के किनारे से थोड़ा हटकर एक पुराना लाइट हाउस अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। उसी किनारे दो लोग एक पुरानी टूटी हुई नाव के पास बैठकर फेनी पी रहे थे। वाह भाई, आज तो मजा आ गया। रात में अपना ये शांत समंदर कितना अच्छा लगता है। नहीं? हाँ भाई, ये तो है। दुनिया में इससे अच्छा नजारा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक बात बोलूं, वो सामने उस लाइट हाउस को जब जब देखता हूं ना, पता नहीं क्यों वहां जाने का मन करता है। अबे छोड़ ना, क्यों उस मनहूस लाइट हाउस का नाम ले रहा है? अरे यहाँ अपन इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और तू उस लाइट, अबे छोड़ उसको, चल इधर ध्यान दे। उठा 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 उठा। चीयर्स चीयर्स। दोनों रात में फेनी का मजा ले रहे थे और अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से हवा की रफ्तार तेज होने लगी और लहरें जोरों से उछाल मारने लगीं और कुछ ही सेकंड्स में हवा आंधी में बदल गई। अरे भाई, ये क्या हो गया? अचानक से ये आंधी कैसे आ गई? अरे बोला था ना मनहूस कि उस लाइट हाउस का नाम ना ले, देखा तूने? ओहो! आंधी ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। समंदर ऐसे हिल रहा था मानो बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। दोनों ही घबराकर वहां से उठ गए। अबे जल्दी चल, जल्दी निकल यहां से। जाते जाते जाने क्यों उस आदमी की नजर वापस से लाइट हाउस पर अटक गई। अरे जल्दी चलना यहां से, घूर क्या रहा है? अरे इस आंधी में कहां जाएंगे? कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। चल उस लाइट हाउस में चलते हैं, जब आंधी रुकेगी तो चले आएंगे। अबे पागल वागल हो गया है क्या? जानता नहीं कि कितनी खतरनाक जगह है वो? सुनी नहीं है क्या इसकी कहानियां? अरे छोड़ ना, गांव वाले कुछ ना कुछ कहानियां बना ही देते हैं। मैं नहीं मानता उन कहानियों को, मैंने अपनी आंखों से थोड़ी ना देखा है। अरे भाई, तेरे को जाना है तू जा, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा। तेरी भी सोच ना गांव वालों की तरह गवार ही रह जाएगी। गवार कहीं का। मैं तो जा रहा हूँ लाइट हाउस में, और मैं तुझे कल मिलूंगा और बताऊंगा कि अंदर कुछ भी नहीं है, देखना। ये कहते हुए वो लाइट हाउस के अंदर चला गया। दूसरी ओर उसका दोस्त वहां से जाने के बजाय वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है। वो टकटकी लगाकर लाइट हाउस को देखता रहा। अचानक से लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले कमरे में रोशनी जल उठी और ठीक उसी वक्त रहस्यमय तरीके से आंधी अपने आप रुक गई। समंदर की लहरें फिर से शांत हो गईं और चारों तरफ वापस से खामोशी छा गई। और तभी एक जोरों के चिल्लाने की आवाज ने समंदर पर छाई खामोशी की छाती को चीरकर मडगांव के सारे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। वो चीख उस आदमी की थी जो लाइट हाउस के अंदर गया था। आखिरकार गांव के लोगों की कहानी सच निकली। लाइट हाउस की खिड़की के बाहर उस आदमी की लाश रस्सी से लटक कर झूल रही थी। गोवा का नाम सुनते ही सबके जहन में ख्याल आता है छुट्टियों का, मौज मस्ती का और समंदर की बलखाती लहरों का। लाखों लोग यहाँ पे हर साल अपनी सारी चिंताएं भूलकर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन उन लोगों के ठीक उलट आज मडगांव के किनारे गंगा नाम का मछुआरा चिंता में डूबा हुआ था। ओहो, कल एक ठो मछली जाल में ना फंसी रही, आज तीन ठो जाल बिछाए हैं। अब आज मुझे निराश मत करना समंदर भैया। ये कहते हुए गंगा ने पहला जाल धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। आसपास के बाकी मछुआरे गंगा के जाल को बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि जाल में कुछ है, मगर ये क्या? जाल के अंदर से निकला एक नारियल। सारे मछुआरे जोर जोर से हंसने लगे और एक ने कहा, अरे गंगा भैया, क्या बात है, आप तो कमाल के जादूगर निकले, समंदर के अंदर से नारियल निकाल लिया। चलो भैया, कोनो बात नहीं, आज गंगा भैया चखने में मछली की जगह नारियल की चटनी ले लेंगे। ए समंदर भैया, इज्जत पर नारियल पानी काहे फेंक रहे हो? थोड़ा तो रहम करो। चलो अब दूसरा जाल खींचता हूँ, इस बार लाज रख लेना। हाँ चलो।
गंगा ने एक बार फिर से दूसरा जाल खींचा। उसने अपना हाथ जाल के अंदर डाला। अंदर कुछ तो है। गंगा ने उसे बाहर निकाला और उसकी फूटी किस्मत जाल के अंदर से निकला एक टूटा हुआ चप्पल। अरे ये का है गंगा भैया, जाल से चप्पल, वो भी एक ठो और वो भी टूटी हुई। ए, चुप करो, अपना काम से काम रखो। ससुरा, तुम लोग जैसे रोज रोज शाह का भेल पकड़ते हो क्या? अरे हो जाता है कभी कभी, कोनो बड़ी बात थोड़ी ना है। काम करो, चलो अपना अपना चलो। ए, गंगा भैया को गुस्सा आ गया। हाँ हाँ चुप रहो, वरना चप्पल फेंक के मारेंगे, वो भी टूटी वाली। अरे बस बहुत हो गया, इस बार तो पक्का कोनो न कोनो मछली फंसेगी। अरे इतनी बुरी किस्मत तो उस टूटी चप्पल की भी नहीं होगी। गंगा ने अपना तीसरा और आखिरी जाल खींचा। अचानक से जाल के अंदर कुछ हरकत हुई। गंगा की आंखों में उम्मीद की लहरें उठने लगीं। बाकी लोग भी उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। गंगा ने जाल के अंदर से उस चीज को तुरंत निकाला। वो कोई मछली नहीं बल्कि ड्रम पकड़े हुए बंदर का एक खिलौना था। गंगा को अपनी फूटी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने भाग्य को कोसने ही वाला था कि खिलौने का ड्रम अपने आप बजने लगा। गंगा के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और खिलौना फिर से समंदर में गिर गया। अब बताओ भला, एक जमाना था जब इस गंगा का बाप जमुना अपनी बहादुरी के लिए मडगांव में मशहूर था और उसका बेटा निकला ऐसा डरपोक। गंगा ने मछुआरों की बातें सुन ली। उसे गुस्सा तो जरूर आया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो चुपचाप अपने सारे खाली जाल समेटकर जाने लगा कि तभी उसकी नजर पास में रखे मछुआरों की टोकरी पर पड़ी। ताजा मछलियां चमक रही थीं। गंगा ने इधर उधर देखा और फुर्ती से 3-4 मछलियां टोकरी से चुराकर चुपचाप निकल गया। हाय रे हाय, क्या पता ये किसकी पनौती लग गई है हमको। कहीं अपनी ही पनौती तो नहीं लग गई। ए भैया, एक बोतल फेनी तो देना। अरे ये क्या है गंगा? ये मछली इस बाटली से ज्यादा महंगी है, रख ले। पिछले 30 सालों से गंगा की यही दिनचर्या है। सुबह मछली पकड़ना, दोपहर में खाना बनाना और फिर फेनी पी के फेनी के नशे में धुत होकर सो जाना। दरअसल आज से 30 साल पहले गंगा की मां के मौत के बाद उसके पिता जमुना बनारस से मडगांव आकर बस गए। उस वक्त गंगा की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। शुरू में जमुना बाकी मछुआरों की तरह मछलियां ही पकड़ता था और समंदर से जैसे उसकी यारी हो गई थी। वो लहरों से ऐसे खेलता जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलता रहा हो। सारे मडगांव में उसकी बहादुरी मशहूर थी। फिर एक दिन पता नहीं कहां से उसे पता चला कि लाइट हाउस में सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, पर वहां कोई आने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि वहां किसी प्रेत का वास है। वहां अगर रात को कोई भी भूले भटके भी गलती से चला जाता तो अगली सुबह उसकी लाश उसके सबसे ऊपरी कमरे की खिड़की से बाहर की ओर लटकी हुई मिलती। इसीलिए गांव के लोग उस लाइट हाउस की ओर देखना तक नहीं चाहते थे। उसके बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात थी। कई सालों बाद अचानक से सरकार ने उस लाइट हाउस को फिर से शुरू करना चाहा, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई उस लाइट हाउस में नौकरी करने की। अपने बेटे गंगा के भविष्य को देखते हुए जमुना ने यह तय किया कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो रात में गार्ड की नौकरी कर लेगा, और उसने यही किया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और फिर गंगा के जीवन में आती है वो काली रात जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। बाबा, आज तूफान कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? हाँ बेटा, इसीलिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और हाँ, संभल के सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है? जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक से चमगादड़ों का एक झुंड ठीक उनके सर के ऊपर से गुजरा। अरे ओहो, ये का अचानक से इतने सारे चमगादड़ कहां से आ गए? हर रोज तो सफाई करता हूँ, पिछले 6 महीने से तो यहाँ एक भी चमगादड़ ना देखा। खैर ए बेटा, आराम से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ ठीक है, आराम से आराम से। दोनों लाइट हाउस के ऊपर वाले कमरे पर पहुंचे। जमुना ने लालटेन की ओर देखा। हाँ, अब जल्दी से ये लालटेन में तेल डाल दूं ताकि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ये लाइट हाउस दिख जाए और उन्हें दिशा का सही अंदाज मिल जाए। चल भैया। जमुना ने लालटेन के अंदर तेल डाला और रोशनी कर दी।
कमरे में उजाला फैल गया। लालटेन की रोशनी में जमुना और गंगा की परछाई कमरे की दीवार पर साफ दिख रही थी। अचानक से गंगा ने देखा कि दीवार पर एक तीसरी परछाई धीरे धीरे फैल रही है। गंगा ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो डर गया। उसने अपने पिता की ओर देखकर बोला, बाबा बाबा, वहां कोई दीवार पर है। जमुना ने दीवार की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अरे कहां बेटवा है? वहां तो कुछ ना है। लेकिन गंगा को वो दीवार की तीसरी परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। अरे बाबा, आपके ठीक सामने ही तो है। बाबा, हम लोगों के अलावा यहाँ कोई और भी है जिसकी परछाई वो दीवार पर पड़ रही है। अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो? यहाँ हम लोगों के अलावा और कौनो नहीं है। बाहर तेज तूफान है ना, तुम्हें शायद किसी हिलती हुई चीज की परछाई दिख गई होगी। हाँ, चिंता ना करो, हम है ना। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जमुना ने गंगा के मासूम चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए गंगा से कहा, ए बेटवा, जिंदगी में जब जब तुमका डर लागे ना, तो याद रखना तुम्हारा नाम है गंगा। बनारस में बहती गंगा को याद करना। अरे इतनी विशाल गंगा भला कैसे किसी से डर सकती है? अरे गंगा हो तुम, गंगा। पर गंगा को अभी भी वो परछाई साफ साफ दिख रही थी। अचानक से उस परछाई के हाथ लंबे होने लगे। गंगा एकदम से चौंक गया और वो दौड़ के जमुना से जाके लिपट गया। अरे अरे अरे, बस 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 बस। अरे क्या हो गया है बेटवा तुम्हें? हुआ कुछ ना है। जाओ उस कुर्सी पर आराम से जाके बैठो। अरे बैठो तो, जाओ जाओ जाओ। उस परछाई के लंबे होते हाथ कमरे में रखे एक रस्सी के गुच्छे पर गए। परछाई ने उस रस्सी को उठाया और कमरे में लगे एक पुराने खंभे से बांध दिया। और फिर परछाई ने रस्सी का दूसरा सिरा झट से जमुना के गले में फेंक दिया। इससे पहले कि जमुना संभल पाता, रस्सी उसके गले में खुद ब खुद बंध गई और धीरे धीरे कसने लगी। जमुना के मुंह से जोर की चीख निकल गई। परछाई के हाथों ने जमुना को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और खिड़की की ओर घसीट कर ले जाने लगा। डर के मारे गंगा की हालत खराब थी। वो चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन उसके हलक से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो वहीं खड़े खड़े थर थर कांप रहा था। दूसरी तरफ रस्सी के कसाव की वजह से जमुना की आंखें ऐसी हो गईं मानो वो चेहरे से बाहर आ गई। परछाई ने एक बार फिर से जमुना पर वार किया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। उस भयानक तूफान में चीखती लहरों के बीच गंगा के पिता की लाश लाइट हाउस के खिड़की के बाहर रस्सी पर लटक रही थी। ये सब कुछ गंगा नहीं सह पाया और वो वहीं पे बेहोश हो गया। हालांकि आज इस हादसे को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन गंगा के मन से आज भी वो डर नहीं गया। गांव में भोर की किरण फूट चुकी थी। गंगा हर रोज की तरह उम्मीद का सूरज अपने कंधों पर लाद कर समंदर की ओर निकल पड़ा। अब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक लड़का दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचा और जोर जोर से हाँफ रहा था। गंगा और बाकी के मछुआरे उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। वहां वहां आई जी, वो वहां। हाँ। अरे क्या हो गया? इतना हाफ क्यों रहा है? थोड़ा दम तो ले ले। गंगा उस लड़के के पास पानी की बोतल लेके आता है। अरे आराम से भाई, आराम से, ये ले पानी पी और बता क्या बोल रहा है। लाइट हाउस। हाँ, लाइट हाउस है और वही है जहां कल था। ये लो पानी पियो। और तुम तो ऐसे हाँफ रहे हो जैसे कोई लाश देख लिए हो। हाँ, वही लाश ही है वहां पे। लाश सुनते ही गंगा के हाथों से पानी का बोतल छूट जाता है। क्या कहा? लाश? कहाँ है लाश? बाकी मछुआरों ने उस लड़के को घेर लिया। लाइट हाउस की खिड़की से किसी की लाश लटक रही है। क्या? लाश? फिर से? ये सुनते ही गंगा की आंखों के सामने उसके पिता की झूलती हुई लाश कौंध गई।
गंगा से अपना बीता हुआ भयानक अतीत बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चुपचाप वहां से जाने लगा। अरे गंगा, कहाँ चल दिए भैया? लाइट हाउस। गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई, लाइट हाउस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वापस आओ, वापस आओ, वहाँ किसी की लाश बाश नहीं है। हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे भाई। अरे अरे भाई, डरपोक वहां क्या जाएगा? याद नहीं, इसके बाद जमुना की लाश भी ऐसे ही मिली थी। है बहुत भयानक प्रेत का निवास है वो लाइट हाउस में। और ससुरा तो गली के कुत्ते से भी डरता है, तो वो प्रेत वाली जगह पे क्या खाक जाएगा? जाते जाते गंगा ने उस मछुआरे की कड़वी बातें सुन ली, मगर फिर भी वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। गंगा आज बहुत उदास था। रह रहकर उसे अपने पिता जमुना की याद आ रही थी। अरे ये डरपोक वहां कहाँ जाएगा? याद नहीं, जमुना की लाश भी ऐसे ही मिली थी। बहुत भयानक प्रेत का निवास है वो लाइट हाउस में। और ये तो ससुरा गली के कुत्ते से भी डरता है, तो उस प्रेत वाली जगह पे क्या खाक जाएगा? डरपोक, सब हमका पीठ पीछे डरपोक कहते हैं। हाँ, का गलत कहते हैं। हमारे ही सामने वो मनहूस परछाई ने हमारे बाबा को मार डाला और हम कुछ ना कर सके। गंगा ने करवट बदली तो उसकी नजर दीवार पर टंगी उसके बाबा की तस्वीर पर गई। वो उसे बड़े ध्यान से देखने लगा, मानो उसके बाबा जमुना की आंखें गंगा से कह रही हों, बेटा तुम क्या कर सकते थे? तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। हाँ, तब तो हम छोटे ही रहे, पर अब तो हम बड़े हो गए हैं ना। फिर बड़े होकर भी हम इतना काहे डरते हैं? ये सोचते सोचते गंगा उठकर घर के बाहर आ गया। रात का सन्नाटा था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। गंगा टार्च की रोशनी जलाकर सड़क पर अकेले ही टहलने लगा। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। बस अपना थका और हारा हुआ चेहरा लेकर बिना कुछ समझे चले जा रहा था। वो टहलते टहलते समंदर के ठीक उसी किनारे की ओर पहुंच गया जहां पे लाइट हाउस था। समंदर में लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थीं और सामने वही पुराना लाइट हाउस चुपचाप खड़ा था। और ठीक 15 साल बाद गंगा भी। गंगा थोड़ी देर तक उस लाइट हाउस को देखता रहा और फिर खुद से बातें करने लगा। हाँ, ये बात तो तय है कि वो लाइट हाउस में जौन प्रेत ने हमारे बाबा को मारा, उसी ने उस आदमी को भी मारा है। आज से कुछ 10 साल पहले भी ठीक इसी तरह से एक मौत और भी हुई रही। गंगा के मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे और अचानक से उसके कदम धीरे धीरे लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। वो लाइट हाउस के दरवाजे पर आकर रुक गया। क्या करें, अंदर जाकर देखें का? अब हम जानना तो चाहते हैं कि वो भूत ने हमारे बाबा को मारा काहे, लेकिन अंदर जाने के बाद कहीं वो भूत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो? अरे डर तो लगा ही रहा है। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि करें तो करें का हम। गंगा को वाकई डर तो लग रहा था, पर उसी वक्त उसे अपने पिताजी की बात याद आई। ए बेटवा, जिंदगी में जब जब तुम्हें डर लगे ना, तो याद रखना तुम्हारा नाम गंगा है, और बनारस में बहती गंगा को याद करना। इतनी विशाल गंगा भला किसी से कैसे डर सकती है? अपने पिता की ये बात याद आते ही गंगा की हिम्मत बढ़ गई और उसने लाइट हाउस के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। गंगा ने थोड़ी ताकत लगाई और एक कराहती हुई आवाज के साथ लाइट हाउस का दरवाजा खुल गया। गंगा ने एक लंबी सांस ली और लाइट हाउस के अंदर घुस गया। ठीक उसी वक्त अचानक से समंदर में हवा तेज बहने लगी और देखते ही देखते बहती हुई तेज हवा आंधी में बदल गई। समंदर की चीखती हुई लहरों के बीच गंगा सीढ़ियां चढ़ने लगा। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए गंगा को ऐसा लग रहा था कि जैसे अतीत का कोई पन्ना खुल रहा हो। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसे ही वो ऊपर की ओर मुड़ा, गंगा पर अचानक से चमगादड़ों के झुंड ने हमला कर दिया। गंगा हड़बड़ा के सीढ़ियों पर गिर गया, पर उसने जैसे तैसे हिम्मत की और वापस से खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में गंगा
लाइट हाउस के उसी कमरे में पहुंचता है जहां आज से 30 साल पहले उसके पिता की हत्या हुई थी। टॉर्च की रोशनी में गंगा की नजर पुराने लालटेन पर पड़ी। वैसे तो हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद गंगा के चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसने अपनी जेब टटोली। उसके पास एक माचिस की डिब्बी थी। गंगा ने अपनी जेब से माचिस बाहर निकाली और हवा से बचाते हुए जैसे तैसे लालटेन को जलाया। घुप अंधेरे से भरा वो लाइट हाउस अचानक रोशनी से जगमगा उठा। गंगा ने चारों तरफ नजर घुमाई। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। दीवार पे जगह जगह पर जैसे बीते हुए समय के नक्शे के टुकड़े चिपके हुए थे। एक कोने में जंग लगी चाबियां टंगी हुई थीं और कोने में सड़ चुकी लकड़ी की एक अलमारी, कुछ पुरानी घड़ियां, कंपास, पुरानी और आधी फटी हुई कुछ तस्वीरें, बंद पड़ा पीले रंग का एक रेडियो और कुछ रस्सियां। गंगा ने यह सब कुछ आज से 30 साल पहले देखा था। आज इतने साल बाद वो उसी जगह पर खड़ा होकर अपने पिता के मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आया है। गंगा अचानक से बोल पड़ा। हाँ, देखो, हम जानते हैं कि तुम यहीं हो। हमारे सामने आओ और पहचानो हमको। हम वही लड़के हैं जिसके पिता को 30 साल पहले तुमने बड़ी बेरहमी के साथ ठीक हमारे सामने मार डाला रहा। इन गुजरते 30 सालों तक हम अपनी नजरों में गिरे रहे, एक कायर की जिंदगी गुजारी और दुनिया भर से दुत्कार सुनते रहे। मगर अब नहीं, अब और नहीं। हमारे सामने आओ और हमको बताओ कि हमारे पिता का कसूर क्या रहा और कौन हो तुम। सामने आओ हमारे। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, मानो गंगा सिर्फ अपने आप से बातें कर रहा हो। गंगा को कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में आके गंगा ने पास में रखी एक खराब दीवार की घड़ी जोर से उठाकर जमीन पर पटक दी। शीशे की टूटने की आवाज लाइट हाउस में गूंज उठी। एक लंबी चुप्पी के बाद अचानक से कमरे में एक कंपन शुरू हो गया। वहां रखे अलमारी थरथराने लगे। सारे खराब पड़ी घड़ियां एक साथ बजने लगी। कंपास की सुइयां खुद ब खुद तेजी से घूमने लगी। अब गंगा को समझ में आ गया, ये संकेत था कि वो प्रेतात्मा कमरे में आ चुका है। गंगा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसके पीठ के ठीक पीछे की दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी। कमरे में अचानक से कंपन होने लगी और सारा का सारा सामान हिलने लगा। गंगा धीरे धीरे करके पीछे की ओर मुड़ा। दीवार पर दूसरी अनजान परछाई को देख गंगा की जोर की चीख निकल गई। मगर अगले ही पल गंगा ने अपने आप को संभाला और हिम्मत करते हुए बोला, कौन हो तुम? सामने आओ, तुम हमें डरा नहीं सकते। गंगा के ऐसा बोलते ही लकड़ी की एक अलमारी अचानक से गंगा की ओर गिर पड़ी। गंगा की अंदर ही अंदर हालत खराब हो रही थी। वो डर के मारे दरवाजे की ओर तेजी से भागा, लेकिन लोहे का वो भारी दरवाजा जोरों की आवाज के साथ में एकदम से बंद हो गया। गंगा कमरे की दूसरी तरफ भागा। वहां बंद पड़ा रेडियो अचानक से कुछ अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगा, मानो कोई करा रहा। कराने की आवाज तेज होती गई, जैसे कोई रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाए जा रहा हो, और फिर अचानक से वो कराने की आवाज जोर जोर की डरावनी हंसी में तब्दील हो गई। ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? पागल कुत्ते ने काटा रहा हमें जो हम यहाँ आए रहे। लगता है कि आज हमारी मौत हो जाएगी। हे भगवान, क्या करें हम, क्या करें? भागने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। गंगा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन ये सब कुछ देखना पड़ेगा। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कि आगे क्या करना है, परछाई के हाथ लंबे होने लगे और वो दीवार से निकलकर गंगा की तरफ बढ़ने लगे। गंगा बिना कुछ सोचे समझे कमरे में इधर उधर भागने लगा और उसके हाथ जो कुछ भी लगता वो उठाकर सीधा उस परछाई की तरफ फेंकने लगा। मगर इसका उस प्रेत पर कोई असर नहीं हुआ। थक-हार कर गंगा अचानक से तनकर खड़ा हो जाता है। बस बहुत हुआ। अरे जो तुम्हें करना है सो करो। ये देखो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं सीना तान के। आज अगर हमारी मौत भी होगी ना, तो कोनो कायर की तरह तो ना होगी। हम खड़े हैं तुम्हारे सामने, लो करो। गंगा के अंदर से अचानक से डर गायब हो गया
और परछाई के बढ़ते हुए हाथ भी रुक गए और सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। ऐसा लगा कि प्रेत भी अब शांत हो गया है। गंगा के जान में जान आई और उसे लगा कि हां, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो गलत था। उस प्रेत ने अपना वही पुराना आखिरी वार किया जिससे कि वो सबकी हत्या करता था। कमरे के कोने में रखी रस्सी उछलकर गंगा के गर्दन की ओर मुड़ी और एक झटके में उसकी गर्दन को जकड़ लिया। गंगा के हलक से एक जोरों की चीख निकल गई और वो रस्सी उसे धीरे धीरे फर्श पर घसीटने लगी। गंगा के मन में कई सारी बातें उठने लगी। उसे लगा कि अब उसका अंत समय तो आ ही गया है। उसने अपने पैंट की जेब में अपना हाथ डाला और जेब के अंदर फैनी से भरी हुई एक बोतल पड़ी थी। गंगा ने तुरंत वो बोतल बाहर निकाल ली। लगता है आज हमारी मौत तय है। जाते जाते अपनी जिंदगी की आखिरी बोतल तो पी लेता हूँ, शायद मरने का दर्द ही कम हो जाए। गंगा ने बिना देर किए हुए बोतल को अपने होठों से लगाया और जल्दी जल्दी पीने लगा। बोतल अभी आधी खत्म ही हुई थी कि गंगा की गर्दन को एक जोर का झटका लगा और वो कमरे की खिड़की की तरफ आ गिरा। प्रेत ने अपनी पूरी ताकत लगाई जोर से और गंगा को वैसे ही खींचने लगा जैसे वो हर आदमी को फंदे में लटकाकर मारता आया था। रस्सी का फंदा कसता जा रहा था। गंगा के दिमाग की नसें तनती जा रही थीं। वो समझ गया कि अब उसकी मौत निश्चित है। उसने हड़बड़ाहट में फैनी से आधी भरी अपनी बोतल को सामने की दीवार पर जोर से फेंक दिया। पर यह क्या, बोतल दीवार पर टकराने के बजाय बीच में हवा में ही रुक गई और उस बोतल के अंदर धीरे धीरे सफेद रंग का धुआं भरने लगा। रस्सी की पकड़ भी अचानक से ढीली पड़ गई और सब कुछ पहले के जैसा हो गया, मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं था। गंगा की जान में जान आई। वो तेजी से सांसें लेने लगा, पर उसे समझ में नहीं आया कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। अरे ये सब क्या हो गया? वो बोतल हवा में कैसे लटक रही है और उसके अंदर ही सफेद धुआं कैसे? गंगा उठकर हवा में लटकती उस बोतल के पास गया। वो उसे कुछ देर ऐसे ही घूरता रहा। उसे कुछ हल्की हल्की आवाज में सुनाई दिया, कोई ऐसी आवाज जो शायद चिल्ला रही थी। गंगा अपने कान को बोतल के नजदीक ले जाता है। उसे किसी की घुटी हुई आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। क्या? मुझे बाहर निकालो। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें बाहर निकाल दें ताकि तुम फिर से हम पे हमला कर सको। वो कौन तुम, पहले ये बताओ। उस आईने के सामने जाओ। गंगा की नजर कमरे के कोने में एक पुराने शीशे की ओर जाती है। वो बोतल को उस आईने के सामने लेके जाता है और आईने के सामने बोतल को रखते ही उस आईने में आदमी का शरीर उभर आता है, जिसके शरीर पर हर जगह घाव थे जिसमें से खून रिस रहा था। गंगा उसे देखकर थोड़ी देर के लिए डर गया, पर फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, तुम तो घायल हो। तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? अच्छा, अपने बारे में बताओ और तुम ये भी बताओ कि तुम यहाँ आने वाले हर आदमी की जान काहे ले लेते हो, हैं? कुछ देर पहले तक जिस प्रेत का आतंक सारे मडगांव पर फैला हुआ था, वो अब आईने के अंदर बिल्कुल असहाय खड़ा था। उसने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, मेरा नाम एंथनी है। आज से कुछ 50 साल पहले की बात है। मैं उस वक्त लाइट हाउस में हेड सिक्योरिटी गार्ड था, काम का पक्का और ईमानदार। पर उस वक्त मेरा एक असिस्टेंट हुआ करता था, रघु। हम दोनों मिलकर उस लाइट हाउस की निगरानी करते थे और देखभाल भी करते थे। दिन हमारे आराम से कट रहे थे। रोज ठीक समय पर हम दोनों लाइट हाउस आते, अपना काम अच्छे से करते। सरकार की दी हुई सैलरी से हमारा काम बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर अचानक एक रात लाइट हाउस की उस खिड़की से मुझे कुछ दिखा। वो चांदनी रात थी। नीचे समंदर के किनारे चांद की रोशनी में कुछ चमक रहा था। मैं नीचे गया और पाया कि वो चमकती हुई चीज एक लकड़ी का बक्सा था, जिस पर चांदी का एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। बक्सा बड़ा भारी था। मैंने रघु को बुलाया और हम दोनों उसे ऊपर लाइट हाउस में लेकर आए। रघु ने उस बक्से के ताले को तोड़ा। फिर उसके बाद
अंदर हमने जो देखा उसे देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बक्से में चांदी और सोने के जेवर भरे हुए थे। पता नहीं वो बक्सा समंदर में कैसे आया। मैंने रघु से कहा कि कल सुबह हम इस बक्से को पुलिस के हवाले कर देंगे। पहले तो रघु मान गया, पर फिर थोड़ी देर बाद उसके दिल में लालच ने दस्तक दे दी। उसने मुझसे कहा कि इस खजाने को आधा आधा बांट लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए मडगांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में बस जाते हैं, वहां जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। मुझे ये मंजूर नहीं था। इसी बात को लेकर हमारे बीच में झगड़ा हुआ। रघु समझ गया कि मेरे रहते ये खजाना किसी का नहीं हो सकता। मैं जैसे ही सोने गया, उसने चाकू से मेरे ऊपर कई वार किए और मुझे मार डाला। लाइट हाउस का फर्श मेरे खून से लाल हो गया। मेरी लाश वहां, वो देखो वहां पड़ी हुई थी जहां तुम अभी खड़े हो। मुझे मारने के बाद रघु ने मेरी लाश को रस्सी से बांधकर खिड़की से बाहर समंदर में फेंक दिया और खजाना लेकर इस शहर से भाग गया। इसका मतलब तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। लेकिन ये बताओ, तुम्हें हमारे पिताजी को तो नहीं मारना चाहिए था ना? वो भी तो तुम्हारी तरह बड़े ईमानदार थे। मुझे माफ करना, लेकिन मैं क्या करता। मुझे यहां आने वाले हर आदमी में रघु दिखता था, इसीलिए मैं अपने आप को कभी रोक नहीं पाया। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम इस बोतल में कैसे कैद हो गए? सच कहूं तो इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। बेहतर होगा कि यह सवाल तुम खुद से पूछो। मैंने एक बात जरूर महसूस की है, वो ये कि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति छुपी है। तुम किसी भी आत्मा को अपने बोतल में कैद कर सकते हो, पर यह शक्ति तुम्हें कैसे और कहां से मिली, ये मैं नहीं जानता। गंगा ये सुनकर मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है कि जिसे सब लोग डरपोक कहते हैं, वो दरअसल किसी बड़ी शक्ति का मालिक है। वो प्रेत गंगा से कुछ मांगने लगता है। वो सब तो ठीक है, पर अब हम तुम्हारा करें क्या? मुझे यहां इस लाइट हाउस में मत छोड़ो। मेरी आत्मा को यहां कभी चैन नहीं मिलेगा। अगर मुझे छोड़ दिया तो शायद मैं फिर से किसी पे हमला करूं। एक काम करो, तुम मेरी आत्मा को इस बोतल में बंद करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। इसी में सभी की भलाई है। गंगा थोड़ी देर तक उस प्रेत को देखता रहा, फिर उस प्रेत की इच्छा का सम्मान करते हुए बोतल पर ढक्कन लगा दिया। वो लाइट हाउस से बाहर आकर अपने घर की ओर जाने लगा। गंगा ने उस बोतल को लकड़ी के एक पुराने बक्से में रख दिया और बक्से पे ताला लगा दिया। गंगा ने अपने पिता जमुना की तस्वीर की ओर देखा और मुस्कुराया। आज सालों बाद गंगा के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान छाई थी। उसे खुशी थी कि उस लाइट हाउस में अब किसी और की मौत नहीं होगी। कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए। क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।